फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं 9th क्लास की, तो उसमें हमने सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो उसका हमने पहला चैप्टर लिया है फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति चल रही थी, उसमें हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, फ्रांसीसी क्रांति के कारण और उसके परिणाम, और हम लास्ट में पढ़ रहे थे संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मतलब वहाँ पे शासन सत्ता समाप्त करके लुई 16वें की संवैधानिक राजतंत्र बन गया है और उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो उसी को हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था, तो उसी का हम आपको ये पूरा चार्ट बना के दिखा रहे हैं। और इस चार्ट में पूरा विवरण दिया हुआ है, कैसे कितने भागों में विभाजित है, कौन किसको लीड करता है, किसके नियंत्रण में कौन चीज है और किसके नियंत्रण में कौन चीज नहीं है, और कौन मतदान दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, यही सब हम आपको इसमें बताएंगे। चलिए देखते हैं। जो वहाँ की शासन व्यवस्था थी, संवैधानिक राजतंत्र बन गया था। संविधान जो बना था 1791, वहाँ पे संविधान प्रारूप पूरा हो गया था। तो उसी के संबंध में आपको बताते हैं। वहाँ की जो राजतंत्र थी, उसको 3 भागों में बांट दिया गया था। नंबर 1 न्यायपालिका, 3 भागों में बांटा गया था। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 भागों में बांट दिया गया था। अब न्यायपालिका के ये तीन पहले आप ऊपर नाम लिख लीजिए, हमारे साथ राइट डाउन करते रहिए। पहले न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, तीनों को लिख लिया। अब न्यायपालिका के नीचे लिखते हैं न्यायाधीश। क्या लिखेंगे? न्यायाधीश। लिख लीजिए मेरे साथ, न्यायाधीश। और कार्यपालिका के नीचे लिखेंगे सम्राट, मंत्री। दोनों को अलग अलग उसमें बंद कर देंगे। ये हमारा चार्ट बन रहा है, तो जैसे हमने बनाया है सेम टू सेम आपको वैसे ही बनाना है। सम्राट और मंत्री कार्यपालिका में लिख लेंगे, और विधायिका के नीचे लिखेंगे नेशनल असेंबली। क्या लिखेंगे? नेशनल असेंबली। इसमें थे 745 सदस्य। कितने थे? 745 सदस्य। नेशनल असेंबली में 745 सदस्य थे। उसके नीचे लिखेंगे निर्वाचक, जिसमें 50,000 पुरुष थे। जिसमें 50,000 पुरुष थे। ये हमने इतना कर लिया। अब इसके नीचे देखिए हेडिंग डाल लीजिए सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक डालो हेडिंग। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में आपको बताएंगे। ये हो गया न्यायाधीश, कार्यपालिका में सम्राट, मंत्री, विधायिका, नेशनल असेंबली, निर्वाचक। अब एरो लगा देते हैं। अब आपको समझाते हैं। सम्राट जो था वो नेशनल असेंबली को कोई भी आदेश नहीं दे सकता था। सम्राट द्वारा कोई भी आदेश दिया गया नेशनल असेंबली मान्य नहीं करती थी, और जो नेशनल असेंबली थी वह सम्राट को नियंत्रण करती थी। मतलब उसकी जो बात थी, उसका जो प्रस्ताव था, वो सम्राट को मानना पड़ता था, और नेशनल असेंबली का प्रस्ताव मंत्री को भी मानना पड़ता था। जबकि सम्राट नेशनल असेंबली को कोई भी प्रस्ताव नहीं दे सकता था, वह उसको मान्य नहीं मानता था। और ये हुआ निर्वाचक। अब देखते हैं सक्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक कौन से नागरिक हैं? जो सक्रिय नागरिक किसमें माने गए हैं? मताधिकार प्राप्त लोग। मतलब उनको मत देने का अधिकार प्राप्त था, वो वोटिंग कर सकते थे। और 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग, जिसमें कम से कम 40 लाख लोग थे जिनको मताधिकार देने को हक प्राप्त था। वो मत अपना दे सकते थे, यानी वोटिंग कर सकते थे। वो सक्रिय नागरिक इसमें माने गए हैं। सक्रिय नागरिक जो थे, मतलब 40 लाख लोग, वो निर्वाचक को चुनते थे। निर्वाचक में 50,000 पुरुष थे, सिर्फ पुरुष। यहाँ पे हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ध्यान रहे इसमें सिर्फ पुरुष ही थे, महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। निर्वाचक को चुनते थे 50,000 पुरुष, फिर 745 सदस्यों को चुनते थे, और फिर नेशनल असेंबली का निर्माण होता था। ये आप पूरी प्रक्रिया समझ गए। और सक्रिय नागरिक ही न्यायाधीश को भी चुनते थे।
जो सक्रिय नागरिक थे वो न्यायाधीश को भी चुनते थे, निर्वाचक को चुनते थे, फिर निर्वाचक में जितने 50,000 पुरुष थे वो नेशनल असेंबली को चुनते थे। अब यहाँ पे एक हेडिंग पड़ी है निष्क्रिय नागरिक। क्या पड़ी है? निष्क्रिय नागरिक। आइए इसके बारे में जानते हैं। मताधिकार प्राप्त नहीं, उनको मत देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। ये जरूर ध्यान में होना चाहिए। मतलब वो वोटिंग नहीं कर सकते थे, उनको कोई अधिकार नहीं था कि वो चुन सके, अपना वोट दे सके किसी को। लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। इसमें कौन से लोग आते थे? जो 30 लाख पुरुष थे, महिलाएं थी, बच्चे थे और वो लोग थे जो 25 साल की कम आयु के थे, वो लोग इसमें भी शामिल थे। और इसमें कुछ नागरिक थे जो मत नहीं दे सकते थे और कुछ थे जो मत दे सकते थे, उनको सक्रिय नागरिक के नाम से जाना गया। और जो मत नहीं दे सकते थे उनको निष्क्रिय नागरिक के नाम से जाना गया। जैसे भारत में भी पहले था, पहले पुरुष ही ये सब कार्य करते थे और फिर धीरे धीरे सभी पुरुषों को अधिकार मिलने लगा, फिर महिलाओं को अधिकार दिया गया और धीरे धीरे अब तो आप लोग जानते ही हैं कि 18 साल के लोग मत दे सकते हैं, उनका वोटर आईडी कार्ड बन सकता है। तो हमने आज इस चार्ट को समझ लिया। ये चार्ट आपको अगर उसमें पूछ रहा है पेपर में संवैधानिक राजतंत्र के बारे में एक शब्द भी आ गया आपके क्वेश्चन में, तो आपको ये चार्ट बना देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे और ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप लिख लें और अपने नोट बना लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।